हेलो एवरीवन, आज हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था। आज हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग है जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो, 1 हो, उसे बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें n की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। या इसको हम डिफाइन करें तो किस तरह से करेंगे, तो डिफाइन इस तरह से करेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट। यानी ऐसी रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जिसमें n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, समझ गए होंगे आई होप सभी अच्छे से। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब समझते हैं हम। चलो एक हाइपोथेटिकल हम इक्वेशन ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि ए बी। यहाँ पर ए रिएक्टेंट है और ये बी क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसमें हम रेट लॉ अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, रेट लगाते हैं। रेट लॉ क्या, हम डिफरेंशियल रेट लगाते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है, क्या है इसके अकॉर्डिंग रेट जो होता है, रेट को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, जो कि माइनस डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। वो क्या होगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। सिंपल है, देखो बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हमने ऊपर लिखा हुआ है यही, और यही मैंने आपको एक मैथमेटिकली लिखा भी है। रेट हमारा क्या है, डी ए अपॉन डी टी है। ये कौन सा रेट है, डिफरेंशियल रेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की फर्स्ट पावर के। ओके ओके, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। इसके एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं, एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाती है। देखिए एग्जाम्पल्स हम देखें इसके, नोट करके लिख लेंगे। नोट, ये जो रिएक्शन हमें मिलती है, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके, रेडियोएक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझते हैं इसको। जितने भी नेचुरल या आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके होते हैं, रेडियोएक्टिव जानते हैं आप, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जितने भी आर्टिफिशियल या नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई के, वो सब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। ठीक है, और हमने जब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझा था, वहाँ पर क्या था, जितने भी एंजाइम कैटालाइसिस वाली रिएक्शन होती हैं वो भी जीरो ऑर्डर वाली होती हैं। सेकंड नंबर था कि मेटल सरफेस पर जो रिएक्शंस होती हैं वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। थर्ड था फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो भी जीरो ऑर्डर की होती हैं। और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डिके रेडियोएक्टिव डिके जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। सिंपल है। चलिए अब क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसे रब करता हूँ। पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, decomposition
डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डीकम्पोजिशन करें जरा इसका। N2O5 जब ये डीकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, देखो एक तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनेगा प्लस O2 बनता है, तो हाफ इससे कर देंगे हम, बैलेंस होगी रिएक्शन। ओके, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल देखें जरा। सेकंड एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। तो NH4NO2 को हम करें डीकम्पोज तो क्या बनेगा, N2 बनेगा एक प्लस 2H2O। ये जो मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए, ये दोनों एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं इसकी यूनिट। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। ओके, बहुत सिंपल है निकालना, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट को की यूनिट कैसे निकालते हैं, उसको हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ड्राइव कराया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आपको देख सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या करते हैं हम, जल्दी से देखिए क्या करेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जब हमने देखो, अब जब यूनिट निकालेंगे हम रेट कांस्टेंट की, तो हमने n की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पर 1, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, मैंने आपको निकाला था मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, और यहाँ पर था 1 - n। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बस हमें n की वैल्यू पुट करनी है। बस यहाँ पर हमें n की वैल्यू गिवन है, कितनी है, n की वैल्यू है 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। जरा करते हैं कैलकुलेट, मोल पर लीटर यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा ये, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 - 1। ओके, यहाँ पर करते हैं टाइम इनवर्स। देखते हैं जरा क्या होता है, आगे देखते हैं, आगे रब कर रहा हूँ उसे। ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, इसकी पावर बचेगी 0, इसकी पावर आएगी 0, ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 0 टाइम इनवर्स। अब ये 0 है तो इसकी पावर ये हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा टाइम इनवर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है टाइम इनवर्स। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। ओके, आई होप समझ गए होंगे सभी। अब क्या करेंगे, देखिए आगे हम इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक कॉमन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम मान लेते हैं। क्या है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन A जो कि B में है कन्वर्ट हो गया। सेम वही करेंगे जो हमने 0 ऑर्डर में किया था।
यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है 0, टाइम 0 था, तो यहाँ पर ए की जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी सी नॉट, और उस टाइम बी की हो जाएगी 0, क्योंकि बी कंज्यूम बिल्कुल नहीं हुआ, सॉरी ए बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हुआ है बी में, तो बी की कितनी होगी कंसंट्रेशन 0। यहाँ पर बात करें टी इज इक्वल टू टी, यानी आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन थी वो हो गई हमारी सी, यानी कि सी नॉट जो है वो डिक्रीज होने लगा टी टाइम आफ्टर, और ये हो जाती है मान लीजिए हमारी बी टी। ये बढ़ेगा जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा आगे बढ़ेगा, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी बढ़ेगी और ए की होगी डिक्रीज। यही पढ़ा है हमने रेट कांस्टेंट में, रेट ऑफ रिएक्शन में। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ। चलो एक चीज़ और यहाँ सुन लें हम, सपोज करें इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी सी नॉट और इसकी थी 0, कुछ टाइम बाद मान लीजिए इसकी क्या थी, जो एक कंसंट्रेशन थी ए की, उसके मान लीजिए कुछ कंसंट्रेशन बी में कन्वर्ट हो गई होगी, तो मान लीजिए बी टी की वैल्यू हमने x मान ली। कुछ टाइम के बाद जो सी नॉट था कुछ अमाउंट में बी में कन्वर्ट हुआ होगा या नहीं, तो वो अमाउंट थी हमारी x, तो ये कितना बचा, c बचा हमारा सी नॉट माइनस एक्स। ओके, वैसे हमें तो यही लेना पड़ेगा, हम तो यही लेंगे, यहाँ पे बता रहा हूँ फिर भी आपको मैं, ये आपको बाद में यूज होगा इसका, बाद में हम इसको यूज करेंगे जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे इस फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए, तब वहाँ पर इसका यूज करेंगे हम। अभी हम आपको समझा रहे हैं बस कि मान लीजिए इनिशियल तो थी सी नॉट, आफ्टर टी टाइम बाद कुछ कंसंट्रेशन क्या हुई बी में कन्वर्ट हुई, तो कितनी हुई एक्स हुई, कितनी बची सी नॉट माइनस एक्स। ओके, अब हम लगाते हैं इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, जो रेट होता है जिसे हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r से, वो होता है माइनस इजिकल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट a की कंसंट्रेशन है। सिंपली बस इसे मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ क्या हो जाएगा इसके लिए, रेट लॉ हो जाएगा रेट इज इक्वल टू, जिसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1। जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 0 थी, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर कितनी है 1, बिकॉज ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सिंपल। अब कंपेयर करेंगे दोनों को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रेट हैं, दोनों रेट हमने डिफरेंट तरीके से निकाले हैं। क्या हो जाएगा देखो, रेट माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के और ए। ओके, सिंपल है। अब क्या करेंगे देखो जरा, एक काम और करते हैं, यहाँ पर डी ए है लिखा हुआ, तो इस ए को ले आते हैं हम इसके नीचे, इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको ले जाते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। ओके, क्लियर है। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर से रब करता हूँ उसे, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है आगे, देखिए क्या करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 का करेंगे हम इंटीग्रेशन। एक काम कर लेते हैं, इस माइनस को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, ला सकते हैं आसानी से, इस माइनस को हम इधर ले सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 को करें हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 कर रहे हैं। देखो इसको क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए अपॉन ए इजिकल टू माइनस बाहर रहेगा के डी टी। अब एक काम और करते हैं, ठीक है, इस के को भी बाहर ले आते हैं, डी ए अपॉन ए इजिकल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। कोई डाउट यहाँ तक? हमने कांस्टेंट के को भी बाहर ले लिया, के कांस्टेंट है तो उसको भी हमने बाहर ले लिया। ओके, देखो अब करते हैं इस पर लिमिट लगाते हैं। अब क्या करते हैं, इस पर लगाएंगे हम लिमिट, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर हम रेस्पेक्ट टाइम तो यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम नहीं करने वाले। अब पहले टाइम दिया हुआ नहीं था, यहाँ पर टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे अब देखो, हम लगाएंगे इस पर लिमिट। लिमिट क्या हो जाएगी, देखो जरा लगाओ लिमिट। टेकिंग लिमिट मैं लिख रहा हूँ, टेकिंग लिमिट, लिमिट लगा रहा हूँ मैं। देखो इस पर क्या हो जाएगा जरा देखो, लिमिट लगाने के बाद डी ए अपॉन डी टी, सॉरी ओनली ए। अब देखिए अपर लिमिट क्या होगी इसकी, अपर लिमिट हो जाएगी हमारी सी कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगी सी नॉट लोअर लिमिट। अपर लिमिट और नीचे क्या है, लोअर लिमिट, इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे लगाते हैं अपर लिमिट क्या है, टी है, और लोअर लिमिट क्या है, 0 है इसकी। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेगा, जो इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन है उसको इंटीग्रेशन क्या करेगा, कट कर देगा। ये जो है ये साइन ये वाला दिख रहा है, कोई ये से काटेगा, ये इसे काटेगा, तो क्या बनेगा जरा देखना, यहाँ बचेगा ओनली चलो ये मत करो, एक चीज़ सुनना, एक फॉर्मूला है, ये काटो मत इसको, अभी एक फॉर्मूला देखते हैं। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने इंटीग्रेशन का, डी एक्स अपॉन एक्स। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स अपॉन एक्स का, तो ये हो जाता है एल एन एक्स। क्या हो जाता है, एल एन एक्स। क्या हो जाता है, एल एन एक्स। और ये क्या है, देखो डी एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स है ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये एक्स यहाँ पर फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए। सिंपल मैच कर रहा है तो उसे मैच कर लो। उससे देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए। और इस पर लगा दो लिमिट, इस पर लगा देते हैं लिमिट। लिमिट क्या है, सी, और यहाँ पर है सी नॉट इजिकल टू, इधर आते हैं, इधर हो जाएगा माइनस के, इधर लगाते हैं लिमिट, इसकी लगाते हैं टी की लिमिट लगाते हैं, यहाँ टी है यहाँ 0 है, ये तो कट जाएगा इससे। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हुआ था इसलिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया वाला। जो बच्चे जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन पढ़ रखा होगा वो समझ गया हूँ क्या लगाया है मैंने फॉर्मूला ये। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा सर, डी कट जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनना है डी एक्स अपॉन एक्स का। जरा इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाता है लिमिट। जब हम लिमिट को करते हैं कैलकुलेट तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, एल एन सी माइनस एल एन सी नॉट। देखो एल एन सी अपर लिमिट और लोअर लिमिट एल एन सी नॉट। ओके, अब यहां पर क्या है, माइनस के, अपर लिमिट क्या है इसकी, अपर लिमिट है टी माइनस 0, सिंपल। अब एल एन सी माइनस एल एन सी नॉट, यहाँ पर एक एल एन की प्रॉपर्टी है, इस तरह से आपका लिखा हो तो एल एन इजिकल टू हो जाता है हमारा, चलो इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर रहे, ऐसे सॉल्व नहीं कर रहे, अभी आगे चलते हैं। एल एन सी माइनस एल एन सी नॉट इजिकल टू हो जाएगा हमारा के टी माइनस के टी। इतना समझ में आ गया, टी की वैल्यू कितने हो गई, 0 हो गई। ओके,
अब यहाँ से क्या करते हैं हम, ln c इजिकल टू कर लेंगे माइनस के टी, ये हो जाएगा प्लस में, उधर जा करके उधर ले जाओ इसे, प्लस में हो जाएगा, प्लस का ln c नॉट। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। और ये इक्वेशन नंबर 4 हमने इसलिए मान रखे हैं क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे समझेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, एक लीनियर इक्वेशन की हेल्प से इस इक्वेशन करेंगे कंपेयर। यहाँ पर y हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस के टी हो जाएगा एम एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे दूसरा से और सॉल्व कर लो थोड़ा सा से, क्या करें इसे, के टी लेगा उधर, के टी हम इस साइड लेके आ रहे हैं इसको, के टी को इजिकल टू, अब यहाँ पर पहले से ही ln c नॉट पहले से ही मौजूद है, ये वाला, ये हो जाएगा माइनस का ln c, सिंपल। ओके, अब क्या करें देखो इसको, हम क्या करें, यहाँ पर के टी हम फिर सॉल्व करते हैं, के टी चलो इसको ऐसे सॉल्व अभी नहीं करते और आगे और हम देखते हैं। इसको आप जो ln है हमारा, इस ln को हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट, सॉरी log 10 बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 के आगे देखते हैं, जहाँ पर ln लिखा हुआ है इसे log e बोलते हैं, log e, और log e को जब log 10 बेस में हम कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 log 10 बेस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जरा करो उसे कन्वर्ट, ये हो जाएगा हमारा 2.303 log 10 बेस c इजिकल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log 10 बेस c नॉट। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2.303 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओनली log 10 c चाहिए बस। तो क्या करें, डिवाइड करो से 2.303 log 10 c अपॉन 2.303, इससे ये कटेगा इजिकल टू माइनस के टी अपॉन आ जाएगा 2.303 प्लस 2.303 log 10 c नॉट अपॉन में जाएगा 2.303, ये इससे कट जाएगा। देखो जरा क्या बचता है, इधर बचता है ओनली log 10 बेस c इजिकल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस यहाँ बचेगा log 10 c नॉट। ओके, ये बचता है देखो सिंपल। ओके, अब देखो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन को भी हम कंपेयर करेंगे इससे, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ, इधर इसके आगे चलेंगे फिर। देखिए अब ये जो बना है हमारा इधर, अब क्या करते हैं हम, इसको इधर लेके आओ, दिख रहा है, इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा प्लस का के टी अपॉन 2.303 इजिकल टू, उधर तो पहले से है log 10 बेस c नॉट, और ये हो जाएगा माइनस का log 10 c। ओके, अब के टी इजिकल टू 2.303, अब ये एक फॉर्मूला है लॉग का, तो क्या हो जाएगा लॉग का फॉर्मूला, log 10 c नॉट अपॉन c। देखो ये होता है log a और b, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, log 10 a माइनस log 10 b। होता क्या है देखो, log 10 a माइनस log 10 b होता है log a अपॉन b। कंपेयर कर लो इसको उससे, तो ये बना। अब हमें निकालना है यहाँ से ओनली k की वैल्यू,
तो के यहाँ पर रखें आप, के हो जाएगा 1/t इंटू 2.303 log 10 C0/c। ये है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। ओके, ये हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने ड्राइव कर दी। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बस। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 4 याद रखना है और इक्वेशन नंबर 5 याद रख लेना है। ठीक है, मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ओके, चलिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने आपको 2 इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखाई थी यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 और 5। चलो उनको लिख लेते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, क्या है देखो, नंबर 1 पहला था ln c इज इक्वल टू -kt प्लस ln c0। ओके, एक था हमारा log 10c इज इक्वल टू -kt अपॉन 2.303 प्लस log 10 बेस और यहाँ पर c0। अब यहाँ पे क्या है, बस देखो ln को हमने log में कन्वर्ट कर दिया है। बस ln जो था यहाँ पर log 10 है और ये जो है 2.3 इससे हमने डिवाइड किया था इसे, और जहाँ पर ln है वहाँ पर log 10 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। इसे मान लें हम इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो इसमें देखो y क्या हो जाएगा, देखो इसमें y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ln c इज इक्वल टू mx क्या हो जाएगा, -kt हो जाएगा प्लस c क्या हो जाएगा, ln c0। अब कंपेयर करेंगे हम इसको, तो इधर मैं एक बॉक्स मार रहा हूँ, बॉक्स में लिख रहा हूँ, कुछ लिख लेना, बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जब हम कंपेयर करेंगे तो y एक्सिस पर क्या होगा बताओ, y एक्सिस पर होगा ln c, y फॉर y एक्सिस, तो y एक्सिस पर होगा हमारा ln c, और ये क्या है, ये है x एक्सिस, x एक्सिस पर होगा हमारा t टाइम, t फॉर टाइम। अब ये m जो है, ये m है इक्वल किसके, k माइनस के, और m क्या है यहाँ पर, स्लोप है, स्लोप m किसके इक्वल होगा, -k, और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप कैसा होगा हमारा, डाउनवर्ड होगा। स्लोप क्या होगा, माइनस घट रहा होगा नीचे की ओर, माइनस वैल्यू है तो माइनस स्लोप होगा नीचे। और इंटरसेप्ट जो है वो है हमारा c, ये किसके इक्वल होगा, ln c0 के। चलो अब रिप्रेजेंट करते हैं इसको ग्राफ पर, बहुत सिंपल है। इस वाली इक्वेशन नंबर 1 कर रहे हैं, ओनली अभी से कर रहे हैं हम, इसको बाद में करेंगे, अभी बहुत सिंपल है। देखो दिखना रहा, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब इस पर देखो जरा, इंटरसेप्ट कैसा है, कितना है, ln c0, और वो कहाँ पर होगा, y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस पर, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे है ये ln c0, और ये एक सीधी लाइन बनेगी जो कि इसको कट करेगी यहाँ पर। स्लोप कैसा होगा, -k होगा, देखो लिख रहा हुआ है -k स्लोप, ये स्लोप बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड है, माइनस है। अब ये क्या है इधर, ये टाइम है x एक्सिस पर, y पे क्या है हमारा, y पे कंसर्न वो है, y पे हमारा क्या है, ln c, y पे है ln c। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अब देखो ये क्या है,
अब ये वाला पॉइंट हमें मालूम है क्या है इंटरसेप्ट, लेकिन ये वाला इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ, ये वाला इंटरसेप्ट क्या होने वाला है, जब इसकी वैल्यू हमें ये मालूम है ये है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जरा ध्यान से दो, ध्यान दो, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पर टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पर क्या है, टाइम क्या बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एल एन सी की वैल्यू बढ़ रही है। तो इधर क्या होगा, इस साइड में एल एन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, ये तो बढ़ेगा नहीं इस साइड में, इस एक्सिस में, तो हमें यहाँ पे करना है ना कैलकुलेट, तो क्या करेंगे जरा, एल एन सी की वैल्यू कर दो 0, किस पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर एल एन सी की वैल्यू हो जाएगी 0। जरा एल एन सी की वैल्यू लगाओ, इसमें 0 लगा दो, इसमें लगाते हैं, ये हो गया 0 इजिकल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट, ये हो जाएगा के टी इजिकल टू एल एन सी नॉट। अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा देखना, एल एन सी नॉट अपॉन टी। अब ये जो इंटरसेप्ट आया है हमारा, ये कहाँ पर होगा, ये होगा हमारा इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी, एल एन सी नॉट अपॉन टी। ठीक है, दोनों पूछ लिए जाते हैं, ये बहुत सिंपल है। ये वाला इंटरसेप्ट जो है वाई एक्सिस पर, इसकी वैल्यू है एल एन सी नॉट। अब जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू है एल एन सी नॉट अपॉन टी। ये वैल्यू कैसे आई, यहाँ पर हमने लगा दी एल एन सी की वैल्यू 0, क्योंकि एल एन सी जो होगा एक्स एक्सिस पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही। ठीक है, ये हुआ। अब हम कंपेयर करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को, ये भी सेम वही है, देखो चलो इसे कंपेयर करेंगे अभी। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर करते हैं, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ लिख रहा हूँ y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर y एक्सिस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा log 10c। ठीक है, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी जरा बताना, m क्या है, यहाँ पर स्लोप है, स्लोप कैसा हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इसका माइनस के अपॉन 2.303, और x एक्सिस क्या हो जाएगा इसका, x हो जाएगा हमारा, x क्या है, x है हमारा t, x क्या हो जाएगा t, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा हमारा log 10 c नॉट। चलो इसे आप ड्रॉ करते हैं जरा, एक डायग्राम, एक ग्राफ बनाता हूँ मैं यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से देखना। अब ये क्या है, टाइम है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या है, इस वाई एक्सिस पर क्या है, log 10c, log 10c कंसंट्रेशन है। यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये इनिशियल कंडीशन है। जब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को तो एक सीधी लाइन बनती है जो डाउनवर्ड होती है, और जो बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करती है वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा log 10 c नॉट, ये हो जाएगा log 10 c नॉट। अब जो ये इंटरसेप्ट ये वाला आया है एक्स एक्सिस पर, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, जो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर आया है उसकी वैल्यू निकालेंगे, और स्लोप कितना है, स्लोप है हमारा माइनस के अपॉन 2.303। अब जरा इसकी वैल्यू निकालो, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे जरा, इस एक्सिस पर log 10c की वैल्यू, log 10c की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर ओनली टाइम इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रही। इस x एक्सिस पर log 10c की वैल्यू हो जाएगी 0 इस वाले की, तो जरा log 10c की वैल्यू लगा दो 0 यहाँ पर, 0 इजिकल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log 10 c नॉट। जरा इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा, देखो क्या बनता है, ये हो जाएगा के टी अपॉन 2.303 इजिकल टू log 10 c नॉट। अब यहाँ से निकालेंगे के की वैल्यू,
क्या हो जाएगा हमारा log 10 C नॉट अपॉन log 10 C नॉट अपॉन यहाँ पे t आएगा और 2.303 ओके, t इंटू, या t आप इधर लिख दीजिए इंटू टी। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी k की वो आ जाएगी log 10 C नॉट अपॉन 2.303 t। ओके, ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को कैलकुलेट करेंगे, पर उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे जल्दी से। देखिए अब क्या करने वाले हम, अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले। फर्स्ट हाफ लाइफ होता क्या है एक्चुअली में समझाया था मैंने आपको, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाया था कि हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जिस पर किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। तो आप क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख लीजिए। तो लिख रहा हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या थी हमने निकाली थी वो, k इजिकल टू था, k इजिकल टू 2.303 अपॉन टी log 10 C नॉट अपॉन C था। याद करो जरा, अभी हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखी थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये फॉर्मूला निकल के आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पर देखो जरा, जब t की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू 0 थी तो कंसंट्रेशन कितनी थी, C नॉट थी। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, C नॉट थी इनिशियल कंसंट्रेशन। जब t टाइम जो था t हाफ हो गया, यानी टाइम आधा हो गया, तो कंसंट्रेशन भी आधी हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो इस टाइम कंसंट्रेशन जो C है, जिसे हम C से लिखते हैं, वो कितनी हो जाएगी, C नॉट अपॉन 2। यानी कि टी हाफ जो एक ऐसा टाइम है, टी हाफ एक ऐसा टाइम है जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। इनिशियल कंसंट्रेशन है C नॉट और आधी हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम, बहुत सिंपल है, इस C की जगह पर यहाँ पर हमने क्या लगाना है, बस C नॉट अपॉन 2 लगाना है, और इस T की जगह पर लगाना है T हाफ। तो लगाओ जरा, K इजिकल टू हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन T हो जाएगा T हाफ log 10 बेस C नॉट अपॉन ये हो जाएगा C नॉट अपॉन 2 पहुंच जाएंगे ऊपर। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है C नॉट अपॉन 2 पहुंच जाएंगे ऊपर, 2 से C नॉट से C नॉट कट जाएगा। इसको यहाँ पे लेकर आओ, T हाफ इजिकल टू हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन K log 10 2। अब log 10 2 की बोलती है 0.33010 होती है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। यहाँ पे लगा दो वैल्यू, T हाफ इजिकल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K। T हाफ इजिकल टू हो जाएगा हमारा, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 0.693 अपॉन K। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 0.693 अपॉन K। और इस फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल्स में होने वाला है। ये फॉर्मूलेज जितने मैंने कराए हैं आपको, सभी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, जितने फॉर्मूले आपने लिखे हैं सभी को एक बार आप रिवाइज करेंगे सभी को, और यही आपका होमवर्क है। ओके, यहीं पर वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वीडियो का
मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है।